नमस्कार। आज हम लंदन के इतिहास की एक बहुत ही दुस्साहसिक चोरी पर बात करने वाले हैं। ये 2009 की ग्राफ्ट डायमंड्स हीस्ट है। हाँ बिल्कुल। ये वो लूट है जिसके बारे में काफी वक्त तक चर्चा रही। सही। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखेंगे कि ये सब कैसे हुआ, मतलब प्लानिंग कैसे हुई, अंजाम कैसे दिया गया और फिर बाद में क्या कुछ सामने आया। और देखिए, ये कोई मामूली चोरी तो थी नहीं। सोचिए, लंदन की न्यू बॉर्न स्ट्रीट, जो इतनी पॉश जगह है, वहां दिन दहाड़े शाम के वक्त हाँ। लगभग 40 मिलियन पाउंड के हीरे जवाहरात लूट लिए गए। आज के हिसाब से ये रकम तो मतलब बहुत बड़ी है, करीब 400 करोड़ रुपए। 400 करोड़? हाँ। तो ये साफ दिखाता है कि ये कितनी सोची समझी और पेशेवर तरीके से की गई वारदात थी। प्लानिंग तो वाकई कमाल की थी। खासकर वो पहचान छिपाने वाला हिस्सा। उन्होंने कोई आम नकाब नहीं पहना। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की मदद ली। सुनने में आया कि करीब 4 घंटे लगे थे। हाँ, 4 घंटे प्रोस्थेटिक्स और लैटेक्स का इस्तेमाल करके चेहरे पूरी तरह बदल दिए गए थे। एक तरह से बिल्कुल नकली चेहरे बना लिए थे। मतलब पहचानना नामुमकिन। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक लुटेरा, अमन कसाई, उसने मजाक में कहा भी था कि अब तो मेरी माँ भी मुझे नहीं पहचान पाएगी। हाँ, ऐसा सुनने में आया है। और यही उनकी तैयारी का लेवल दिखाता है। ये सिर्फ चेहरा छुपाना नहीं था, ये पूरी पहचान ही बदल देना था। शायद कैमरों से बचने के लिए या गवाहों को उलझाने के लिए। सही कहा। फिर शाम के वक्त करीब 4:40 बजे बढ़िया सूट वूट पहनकर वो ग्राफ्ट डायमंड स्टोर में दाखिल हुए, बिल्कुल अमीर ग्राहकों की तरह। और अंदर घुसते ही खेल बदल गया। हाँ बिल्कुल। अंदर जाती बंदूकें निकल आईं, स्टाफ को धमकाया गया। एक महिला कर्मचारी थी, पेट्रा एहनार, उन्हें गन पॉइंट पर सारे गहने शोकेस से निकालकर एक ब्रीफकेस में भरने को कहा गया। जाहिर है वो कितनी डर गई होंगी उस वक्त। बेहद डरावना रहा होगा उनके लिए। और सिर्फ अंदर ही नहीं, बाहर निकलते वक्त भी उन्होंने हवा में गोली चलाई, भीड़ को डराने के लिए, रास्ता साफ करने के लिए, वो भी न्यू बॉर्न स्ट्रीट पर दिन के उजाले में। ये अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत की बात थी, या कहें बेवकूफ़ी की। उनका भागने का तरीका भी क्या कहते हैं, किसी एक्शन फिल्म जैसा था। पहले एक नीली BMW में निकले। हाँ, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाई, एक टैक्सी से टकरा गई। ओ, फिर? लेकिन वो रुके नहीं, फौरन गाड़ी बदली। पास में ही एक मर्सिडीज खड़ी थी, उसमें बैठ गए। अच्छा, मतलब प्लान बी तैयार था। हाँ बिल्कुल। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दूर जाकर वो कीमती गहनों वाला ब्रीफकेस उन्होंने एक मोटरसाइकिल सवार को दे दिया, जो शायद उनका इंतजार कर रहा था। अच्छा, एक और आदमी शामिल था। हाँ, ये मल्टी लेयर्ड प्लान था। गाड़ियां बदलना, फिर किसी तीसरे को सामान सौंप देना, ताकि पुलिस के लिए पीछा करना मुश्किल हो जाए। और वो मोटरसाइकिल सवार वो बैग लेकर जैसे हवा में गायब हो गया। कमाल है। और फिर उन गहनों का क्या हुआ? पुलिस ने तो शायद इनाम भी रखा था ना? हाँ, 1 मिलियन पाउंड का इनाम घोषित किया गया था। लेकिन वो 43 आइटम्स, जिनमें से कुछ तो बहुत ही बेशकीमती थे, उनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन फिर पुलिस इन लुटेरों तक पहुंची कैसे, जब भागने का प्लान इतना पक्का था? हाँ, यहाँ पर पुलिस की जांच काबिले तारीफ थी। बार्न्स फ्लाइंग स्क्वाड और स्कॉटलैंड यार्ड की टीमें लगी थीं इसमें। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला उस पहली BMW से, जो टक्कर के बाद छोड़ दी गई थी। अच्छा, उसमें कुछ मिला? हाँ, उसमें एक पे एज यू गो मोबाइल फोन पड़ा मिला था। आजकल तो खैर ये आम बात है, पर उस वक्त भी एक बहुत बड़ा सुराग था। तो उस फोन से ही लिंक मिले? बिल्कुल। उस फोन से जो कॉल्स हुई थीं, जो लोकेशन डेटा था, उसने पुलिस को सीधे अमन कसाई और उसके साथियों तक पहुंचा दिया। फिर वो मेकअप स्टूडियो, जहां उन्होंने मेकअप करवाया, हाँ, वहां से मिली DNA सैंपल। और स्टोर के CCTV फुटेज में जो उनके अजीब से बदले हुए चेहरे कैद हुए थे, वो भी एक तरह का सबूत बन गया। मतलब जो चीज पहचान छिपाने के लिए थी, वही पहचान का जरिया बन गई। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। ये सारे सबूत मिलते गए और केस बनता चला गया। और फिर गिरफ्तारियां शुरू हुई। अगस्त 2009 तक अमन कसाई, क्रेग काल्डरवुड और कई दूसरे लोग पकड़े जा चुके थे। कुल 10 लोगों पर आरोप लगे थे शायद। हाँ, 10 लोगों पर आरोप तय हुए। फिर 2010 में वुलविच क्राउन कोर्ट में मुकदमा चला। अमन कसाई को मुख्य साजिशकर्ता माना गया। उसे डकैती की साजिश, अपहरण, पीट्रा एहनार का और अवैध हथियार रखने के जुर्म में 23 साल की सजा हुई। 23 साल, काफी लंबी सजा है। हाँ, और उसके साथ ही क्रेग काल्डरवुड को 21 साल। कुछ और साथियों को भी 16-16 साल की जेल हुई। तो कानून ने अपना काम किया, अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच गए। तो ये थी ग्राफ्ट डायमंड्स हीस्ट की पूरी कहानी। मतलब एक हैरत अंगेज प्लान,
एकदम फिल्मी अंदाज में से अंजाम देना और फिर आखिरकार पुलिस की पकड़ में आना। लेकिन एक सवाल वो अभी भी बाकी है। बिल्कुल सही। वो 40 मिलियन पाउंड के जेवर, 43 बेशकीमती नाग, रिपोर्ट्स थीं कि उसमें एक हार ही 3.5 मिलियन पाउंड का था। वो सब कहाँ गए? हाँ, वही सबसे बड़ा सवाल है। आज तक बरामद नहीं हुए। माना यही जाता है कि उन पर लेजर मार्किंग वगैरह होने के बावजूद उन्हें तोड़ दिया गया होगा, पत्थर अलग कर लिए गए होंगे और ब्लैक मार्केट में कहीं खपा दिए गए। यही बात सोचने पे मजबूर करती है। आज की दुनिया में जहां इतनी टेक्नोलॉजी है, लेजर मार्किंग है, क्या फिर भी इतने बड़े पैमाने पर चोरी हुए रत्नों को हमेशा के लिए गायब कर देना इतना आसान है? ये सवाल वाकई पेचीदा है। क्या ब्लैक मार्केट का नेटवर्क इतना ताकतवर है कि वो इन सब टेक्नोलॉजी को बेकार कर देता है? शायद इसका जवाब हमें कभी ना मिले। शायद ये एक ऐसा पहलू है जो इस केस को हमेशा रहस्यमयी बनाए रखेगा।